हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग केमिकल काइनेटिक चैप्टर पढ़ रहे हैं एंड लास्ट जो लेक्चर हमने कंप्लीट किया उसके अंदर रेट के बारे में हम बात कर रहे थे। थोड़ी बहुत लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने डिफरेंशियल रेट लॉ के बारे में बात करी है। डिफरेंशियल रेट लॉ जो है वो कंसंट्रेशन बाय टाइम के रेफरेंस में हम लोग निकालते हैं। उसकी मैंने ग्राफ ड्रॉ करके आपको बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन डिलीवर करी। आज हम लोग उसी चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी के लिए शुरुआत की जो 10 मिनट है, 10 मिनट इनिशियली, वो नीट और जेडब्ल्यू के स्टूडेंट के लिए ही है, उनके लिए ही ये इंपॉर्टेंट है। इसमें से कोई स्टेट बोर्ड में क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज नहीं है। 10 मिनट के बाद का लेक्चर देखिए, यदि आप सिर्फ स्टेट बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो, नीट और जे की प्रिपरेशन कर रहे हो, शुरुआत से देखिए। चलिए, डिफरेंशियल रेट लॉ किस चीज से हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल बता दूं मैं, N1A plus N2B gives N3C plus N4D। एक ये इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को मैं रेट इक्वेशन या डिफरेंशियल रेट लॉ से डिटरमाइन करूं तो रेट इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे, आप सबको पता है। अब डायरेक्टली पता होना चाहिए कि N1 एंड N2 स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है रिएक्टेंट के, तो यहां पर आएंगे 1/N1 लेकिन नेगेटिव क्योंकि ये रिएक्टेंट है, एंड यहां पर आएगा dA/dt इज इक्वल टू, ये N2 है तो -1/N2, यहां पर बनेगा हमारा dB/dt। चलिए, उसके बाद N3 है तो यहां पर आएगा 1/N3, यहां पर बनेगा dC/dt इज इक्वल टू, यहां पर है N4 तो यहां पर बनेगा +1/N4 dd/dt। ये हम लोग लास्ट लेक्चर के अंदर भी पढ़ चुके हैं, राइट। अब हम लोगों को यहां पर कंसीडर ये करना है कि इफ कंसीडर गैसियस सिस्टम, यदि हम लोग कोई गैसियस सिस्टम को कंसीडर करें तो एट दैट टाइम हम इस डिफरेंशियल रेट लॉ को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक चीज याद रखिए, स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी हम लोगों ने लिखा है, चाहे C, B, A और D, ये है आपका मोलर कॉन्सेंट्रेशन। क्या है ये? मोलर कॉन्सेंट्रेशन है। तो अब गैसियस सिस्टम है तो यही इक्वेशन को मैं गैसियस फॉर्म में लिखूं, N1A गैस प्लस N2B गैस गिव्स N3C गैस प्लस N4D गैस, राइट। तो इसमें और इसमें चेंज आ गया कि यहां पर गैसियस सिस्टम फिक्स हो गई। अब आप लोगों ने सुना होगा कि गैस के लिए कंसंट्रेशन जो होता है वो प्रेशर बन जाता है, तो कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर टर्म आएगी। तो डायरेक्टली वैसे तो मैं यहां पर dA है उसकी जगह, कंसंट्रेशन ऑफ A है उसकी जगह में प्रेशर ऑफ A लिख लूं, चलेगा। लेकिन किस तरह से ये प्रेशर आता है उसको मैं यहां पर डिस्क्राइब करके बताता हूं, थोड़ा सा समझना। हम लोग गैसियस सिस्टम को आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि हम गैस को आइडियल ही मान लेते हैं। बाय द वे हम जानते हैं कि गैस आइडियल नहीं होते हैं, राइट। चलिए, आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? PV इज इक्वल टू nRT। अब ये PV इज इक्वल टू nRT के अंदर मुझे थोड़ा सा मॉडिफाई करूं तो N/V RT, ये है मोल, ये है वॉल्यूम, मोल पर वॉल्यूम, इसको हम कंसंट्रेशन C मान लेते हैं तो ये बन जाएगा हमारा P इज इक्वल टू CRT। अब यदि इसी में C को मैं मास्टर करूं तो C इज इक्वल टू क्या बनेगा? P/RT। ये इक्वेशन आपका कंसंट्रेशन का बन जाएगा। ये C कंसंट्रेशन के लिए है, यहां पर C जो है वो प्रोडक्ट है, दोनों डिफरेंट है। स्क्वायर ब्रैकेट कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, यहां पर C कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू PA/RT। यदि गैसियस सिस्टम के लिए मैं कंसंट्रेशन का प्रेशर के साथ रिलेशन निकालना चाहूं तो CA इज इक्वल टू PA/RT। यदि मैं CB निकालना चाहूं तो यहां पर आएगा PB/RT। यदि CC निकाले तो ये बनेगा PC/RT, एंड हम लोग CD निकाले तो ये बनेगा PD/RT, राइट। अब हम क्या करें, यहां पर जो ये A कंसंट्रेशन, B का कंसंट्रेशन, C का एंड D का, उसकी जगह हम लोग ये वैल्यू रख लें तो गैसियस सिस्टम के लिए एक इक्वेशन बन जाएगा हमारा
दैट मीन्स रेट इज इक्वल टू क्या बनेगा, थोड़ा ध्यान देना, 1/n1 माइनस आएगा, माइनस 1/n1 dA अपॉन dt। तो A का कंसेंट्रेशन है ये वाला, इसकी जगह क्या लिखेंगे, PA अपॉन RT। तो यहां पर आएगा D PA अपॉन RT अपॉन dt। सिमिलरली माइनस 1/n2 ये है B का कंसेंट्रेशन, उसकी जगह क्या लिखूं, PB अपॉन RT। तो यहां पर आएगा D PB अपॉन RT और यहां पर बनेगा dt। सिमिलरली यहां पर आएगा 1 प्लस आएगा अब तो, क्योंकि ये हो गया हमारा प्रोडक्ट N3D। C की जगह क्या लिखूं, PC अपॉन RT। तो यहां पर आएगा PC अपॉन RT बाय dt एंड यहां पर बनेगा प्लस 1/n4 D PD अपॉन RT अपॉन dt। इस तरह से हम लोग रेट इक्वेशन को लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा और अच्छे से इस इक्वेशन को मैं लिखूं तो रेट इज इक्वल टू बनेगा 1/- (1/n1 RT। ये RT को मैं नीचे लिख लूं, यहां पर बनेगा dPA अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस अगेन क्या लिखूं बोलो, 1/n2 RT। यहां पर बनेगा dPB अपॉन dt इज इक्वल टू यहां पर बनेगा 1/n3 RT dPC अपॉन dt एंड यहां पर बनेगा 1/n4 RT dPD अपॉन dt। इस तरह से ये हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब ये RT सब में कॉमन है तो निकाल लो, इज इक्वल टू है तो निकल सकता है। RT को मैं निकाल लूं तो अब रेट इक्वेशन हमारा क्या बन गया बेटा, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन बन गया 1/n1 माइनस dPA अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस 1/n2 dPB अपॉन dt इज इक्वल टू प्लस 1/n3 dPC अपॉन dt इज इक्वल टू प्लस 1/n4 dPD अपॉन dt। ये जो इक्वेशन बन गया हमारा, इस इक्वेशन की कंपैरिजन आप इसके साथ करिए। यही ये इक्वेशन है, सिर्फ फर्क क्या पड़ा, यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ A था जबकि यहां पर प्रेशर ऑफ A है, बस इतना सा फर्क पड़ा। रीजन यह है कि हम लोग बात कर रहे हैं गैसियस सिस्टम के बारे में। तो यदि हम लोग गैसियस सिस्टम के बारे में बात करें तो रेट इक्वेशन हमारा चेंज हो जाएगा एंड कंसंट्रेशन की जगह टर्म आ जाएगी प्रेशर। ओके, अब यहां पर यूनिट क्या था, कंसंट्रेशन बाय टाइम, तो यहां पर आएगा प्रेशर बाय टाइम। प्रेशर का मेजोरिटी यूनिट रहता है एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर बाय टाइम, टाइम सेकंड में रहेगा, मिनट में रहेगा, जो होगा वो ध्यान रखना। अब ये तो हो गई जनरल बात। अब लेकिन आपको मान के चलो ऐसा पूछे कि कंसंट्रेशन यूनिट को या कंसंट्रेशन डिफरेंशियल रेट लॉ हम लोग प्रेशर के साथ किस तरह से मैच कर पाए, कोई एक रिएक्टेंट के बारे में प्रेशर का इक्वेशन डिस्क्राइब करना है। तो हम लोग जानते हैं कि कंसंट्रेशन के टर्म को हम लोग ऐसे लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन dt, राइट। dC अपॉन dt लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। ये क्या हुआ, कंसंट्रेशन के बारे में मैंने, ये भूल जाइए कि ये C वाला ये प्रोडक्ट है, ये भूल जाइए, ये सिर्फ और सिर्फ अब नई चीज है कि कंसंट्रेशन से रेट को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बाय dC बाय dt हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब यदि मैं इसकी जगह प्रेशर लिखूं तो क्या आएगा, C इज इक्वल टू क्या है बेटा, P अपॉन RT। तो यहां पर क्या बनेगा, P अपॉन RT, तो ये बनेगा dP अपॉन RT बाय dt, राइट। अब इसको थोड़ा और अलग से लिखे तो dC अपॉन dt इज इक्वल टू 1 अपॉन RT dP अपॉन dt। ये इक्वेशन आपको याद रखना है, नीट और जेईई के स्टूडेंट को खास करके याद रखना है कि कंसंट्रेशन को प्रेशर में कन्वर्ट करके हम लोग डिफरेंशियल रेट लॉ इस तरह से लिख सकते हैं। दिस इज द डिफरेंशियल रेट लॉ when we convert concentration into pressure। इस गैसियस सिस्टम आपको दे रखी है एंड पूछा गया है कि कंसंट्रेशन को प्रेशर के रेट लॉ या डिफरेंशियल रेट लॉ से रिप्रेजेंट करना है, तो
तो कैसे कर सकते हैं? तो बाय दिस मेथड वी कैन डिस्क्राइब इट। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? चलिए नोट करिए, फिर हम लोगों को स्टेट बॉडी की थियरी आगे पढ़नी है। जल्दी से नोट करिए। अब बेटा हम लोगों को आगे एक टॉपिक पढ़ना है। टॉपिक का नेम है रेट एक्सप्रेशन एंड रेट कांस्टेंट। बेटा इसको समझने से पहले एक चीज समझ लीजिए आप कि रेट जो रिएक्शन का होता है उसके ऊपर कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। जैसे ध्यान रखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन अ रेट ऑफ रिएक्शन, ये एक एमसीक्यू है, तो इसे थोड़ा सा याद रख लेना है आपको, बहुत स्मार्टली याद रख सकते हो। फैक्टर्स है जो इफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर। पहला फैक्टर है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन जैसे ही बढ़ता है रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ जाता है, याद रख लेना। आपको पता होगा कि हमने रिएक्टेंट का जो कर्व ड्रॉ किया था वो इस तरह से था, मींस ग्राफ में कर्व इस तरह से था। इसका मतलब इनिशियली कंसंट्रेशन ज्यादा था तो रेट बढ़ा, फिर स्लोली कंसंट्रेशन में डिक्रीज कम हो गया, फिर डिक्रीज नहीं हुआ, इसका मतलब कि रेट उसका कम हो गया। तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होता है रेट उतना ज्यादा होता है। ये तो बात हो गई कोई एक्वायस या लिक्विड सॉल्यूशन की। यदि हमारे पास कोई गैसियस सिस्टम है, इफ वी हैव अ गैसियस सिस्टम, देन इन दैट केस हमको प्रेशर लेना होगा। तो कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर, तो प्रेशर बढ़ाएंगे रेट बढ़ेगा। ये इसलिए बोल सकते हैं कि हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट की ओर जा रहा है, मींस से एक ही डायरेक्शन में रिएक्शन है, इसलिए ऐसा लिख सकते हैं। सेकेंड, टेम्परेचर। जब टेम्परेचर की बात आए तो दो तरह के रिएक्शन आपके जहन में आने चाहिए। नंबर वन, एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंड दूसरा होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक ऐसे दो रिएक्शन होने चाहिए। एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर जब बढ़ाते हो तो रिएक्शन को टेम्परेचर की हीट की जरूरत है तो रेट को बढ़ा देगा। लेकिन एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो रेट वो डिक्रीज करेगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। एंड थर्ड पॉइंट, दैट इज कैटालिस्ट, प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट की प्रेजेंस होगी तो रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। सीधी सी बात है, कैटालिस्ट स्पीड बढ़ा देता है रिएक्शन की, तो कैटालिस्ट से हमें रेट ज्यादा मिल सकता है। तो यहाँ पर फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन अ रेट ऑफ रिएक्शन, उसके बारे में मैंने बता दिया है। ये एमसीक्यू में आ सकता है, स्टेट बोर्ड एंड जेईई नीट सभी के लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। लिख लीजिए, फिर हम लोग मेन पॉइंट के ऊपर आते हैं। चलिए वीडियो को पॉज करिए और इसे लिख लीजिए। हो गया बेटा? ओके, अब हम बात करने जा रहे हैं रेट एक्सप्रेशन एंड रेट कांस्टेंट। सबसे पहले तो रेट एक्सप्रेशन में जाए उससे पहले रेट ऑफ रिएक्शन को समझने के लिए दो तरह के रिएक्शन को समझना बहुत जरूरी है। तो रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं तो याद रखना, जो मैं बताने जा रहा हूं, रिएक्शन दो टाइप के होते हैं। रिएक्शन दो टाइप के होते हैं। एक रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन, जबकि दूसरी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो एक रिएक्शन है एलिमेंट्री रिएक्शन, जबकि सेकेंड रिएक्शन है हमारा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब ये एलिमेंट्री रिएक्शन किसे बोलते हैं तो याद रखना, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। रिएक्शन completed in single step, reaction completed in a single step, that type of reaction known as a elementary reaction। तो यहां पर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हम लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं, रिएक्शन completed in more than वन स्टेप्स, एक से ज्यादा स्टेप में जो रिएक्शन कंप्लीट होते हैं उन रिएक्शन को हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं, और एक ही स्टेप में जो रिएक्शन कंप्लीट होते हैं उन रिएक्शन को हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं।
तो यहां पर बात आ गई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की, जो एक से ज्यादा स्टेप में होते हैं। अब ध्यान ये रखना है कि कोई भी रिएक्शन को देख के आप नहीं बता सकते कि वो रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, क्योंकि ये चीज तय करनी वो सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है एक्सपेरिमेंटली। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल दूं, समझना ध्यान से। मैं आपको बताऊं कि मेरे पास है हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस, ये दोनों रिएक्ट करके बना रहे हैं वाटर। क्या ये रिएक्शन की शक्ल देख के आप बता सकते हो कि ये रिएक्शन एक स्टेप में होगा या एक से ज्यादा स्टेप में? नहीं बता सकते। मींस रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझे बिना हम नहीं बता सकते कि ये रिएक्शन कितने स्टेप में होगा। बैलेंस कर लो, 1/2 मोल से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा आपका कोई भी रिएक्शन। लेकिन अज्यूम दैट दिस इज अकर इन वन स्टेप, दिस इज कंप्लीटेड इन वन स्टेप, ऐसा अज्यूम करो। क्यों अज्यूम करने को बोल रहा हूं? क्योंकि कोई नहीं बता सकता, इवन नॉट अ पेपर सेटर, जो नहीं बता सकता कोई रिएक्शन की शक्ल देख के कि ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में होगा कि मोर देन वन स्टेप में होगा। हाँ, कुछ एक्सपेरिमेंटली डेटा है उसके पास तो वो बता सकता है, समझ में आ रहा है, लेकिन बिना एक्सपेरिमेंट हम लोग तय नहीं कर सकते उसे। अब बात आती है रिएक्शन कंप्लीटेड इन मोर देन वन स्टेप। इसका एक एग्जांपल दूं आपको। मान के चलो आपके पास है हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन, ये दोनों रिएक्ट करके यहां पर आप बना रहे हो 2 मोल ऑफ HBr। अब ये रिएक्शन जो है वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। कैसे? तो इसका हम मैकेनिज्म देखें तो हाइड्रोजन गैस जो है वो सबसे पहले हाइड्रोजन डॉट एंड हाइड्रोजन डॉट में कन्वर्ट होगा। दैट मींस 2 फ्री रेडिकल बनने वाले हैं। हाइड्रोजन में से 2 फ्री रेडिकल बनेंगे। उसके बाद सेकेंड स्टेप में ब्रोमीन होगा एंड ब्रोमीन में से 2 फ्री रेडिकल बनने वाले हैं। ब्रोमीन में से 2 फ्री रेडिकल यहां पर भी बनने वाले हैं। ब्रोमीन फ्री रेडिकल एंड ब्रोमीन फ्री रेडिकल, तो 2 यहां पर क्या बन गए? फ्री रेडिकल ब्रोमीन के बन गए। अब ये जो 2 फ्री रेडिकल है हाइड्रोजन के एंड ब्रोमीन के, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे। तो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल एंड ब्रोमीन फ्री रेडिकल टुगेदर इट कैन फॉर्म अ HBr। यदि 2 मोल से मल्टीप्लाई कर लो 2 मोल मिल जाएगा। लेकिन बेटा ये हो कितने स्टेप में रहा है? मोर देन वन स्टेप। जरूरी 3 स्टेप में हो, मोर देन वन स्टेप है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हम उसे बोलेंगे। बोलो, समझ में आ रहा है? दूसरा एक पॉइंट, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हर स्टेप वो एलिमेंट्री रिएक्शन होता है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हर स्टेप कैसा है? एलिमेंट्री रिएक्शन है। याद रखना, एलिमेंट्री रिएक्शन बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हर स्टेप हमारे लिए एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो ये भी एलिमेंट्री है, ये भी एलिमेंट्री है, ये भी एलिमेंट्री है। लेकिन ओवरऑल रिएक्शन जब H2Br2 की बात करें तो वो रिएक्शन वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन माना जाएगा। बोलो, समझ में आ रही है बात? अब ये एलिमेंट्री रिएक्शन, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, इसे नोट करिए, फिर हम लोग रेट एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ते हैं। चलिए नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए एंड इसे लिख लीजिए आप लोग। हो गया? अब हमको रेट एक्सप्रेशन के बारे में बताना है। रेट एक्सप्रेशन के लिए एक डेफिनेशन है जो आपको याद रखनी है। क्या है डेफिनेशन? ध्यान रखना। रेट एक्सप्रेशन को रेट लॉ से रिप्रेजेंट किया जाता है। पॉइंट नंबर 1, रेट एक्सप्रेशन को रेट लॉ से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब रेट लॉ के अंदर हमें कौन सी डेफिनेशन याद रखनी, कौन सा पॉइंट याद रखना है? ये पॉइंट ध्यान में रखना जो मैं बताने जा रहा हूं, इंपॉर्टेंट है। रेट लॉ इज द expression in which rate law is the expression in which reaction rate is given in term of मोलर कंसेंट्रेशन। समझना, रेट लॉ
is the expression in which reaction rate is given in the term of molar concentration of, किसका molar concentration? तो reactant का molar concentration. The molar concentration of reactants with each term raised to some power which may equal or may not equal with the stoichiometry coefficient of the reactants. ये रेट लॉ का स्टेटमेंट है। अब स्टेटमेंट क्या बता रहा है, सुनो ध्यान से, इसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। रेट लॉ इज द एक्सप्रेशन इन विच, रेट लॉ एक्सप्रेशन है जिसमें रिएक्शन रेट जो है वो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के टर्म में लिखा जाता है, लेकिन मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर क्या होना चाहिए, तो मोलर कंसंट्रेशन विथ ईच टर्म रेज्ड टू सम power in which may equal or may not equal with the stoichiometric coefficient of the reactants. ये क्या बता रहा है, देखो ध्यान से। मान के चलो आपके पास एक रिएक्शन है, जैसे कि है NO गैस प्लस O2 गैस gives 2 मोल ऑफ NO गैस। बेटा एक रिएक्शन है, इसको बैलेंस करने के लिए ये 2 मोल NO2 गैस है, तो ये रिएक्शन, इसे बैलेंस करने के लिए मैंने आगे 2 लिख लिया। अब इस रिएक्शन को देख के आप क्या बता सकते हो कि ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में होगा कि एक से ज्यादा स्टेप में होगा? कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता। इसका मतलब ये है कि इसे हमें प्रैक्टिकली प्रूव करना पड़ेगा। तो इसका यदि मुझे रेट लिखना है, समझना ध्यान से, इसका मुझे रेट लिखना है तो रेट एक्सप्रेशन होगा यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट NO and O2 with some power x and y। यदि मैं ये प्रोपोर्शनलिटी को निकाल दूं तो k आ जाएगा, तो यहां पर आएगा NO रेज़ टू x and O2 रेज़ टू y। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो मोलर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, एंड जो यहां पर k आया इसे हम लोग बोलते हैं रेट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट। इसी को हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं। ये जो रेट कांस्टेंट है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। टेम्परेचर चेंज होता है, रेट कांस्टेंट चेंज होता है। अदर देन टेम्परेचर, कंसंट्रेशन है, प्रेशर है, ऐसे कोई भी फैक्टर इसके ऊपर इफेक्ट नहीं करते, ध्यान रखना। तो केस सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है इसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर। हाँ ध्यान रखना, यहां पर जो K है वो रेट कांस्टेंट है। हम लोग इक्विलिब्रियम चैप्टर में जो K पढ़ चुके हैं वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर सभी के ऊपर डिपेंड करता है, जबकि ये सिर्फ रेट कांस्टेंट है, ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, अब पॉइंट है कि ये x एंड y की वैल्यू कहां से लाएंगे? तो एक्सपेरिमेंटली डेटा है, एक्सपेरिमेंटली ही बता सकते हैं हम लोग। तो हमें एक एक्सपेरिमेंट करना है। क्या करें एक्सपेरिमेंट में, जरा ध्यान से देखो। यहां पर मैं NO की मोलर कंसंट्रेशन ले लूं, O2 की मोलर कंसंट्रेशन ले लूं, एंड यहां पर मैं रेट को रिप्रेजेंट करूंगा। ध्यान रखिए मैं यहां पर कुछ डेटा लगा रहा हूं। अब हमने क्या किया, यहां पर मोलर कंसंट्रेशन 1 ले लिया, यहां पर मैंने मोलर कंसंट्रेशन 1 ले लिया, तो रेट भी मुझे मान के चलो 1 मिल गया, जरूरी नहीं 1 मिले, मान के चलो 1 मिल गया। अब मैंने मोलर कंसंट्रेशन NO का डबल किया, O2 के मोलर कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं किया, रेट मुझे फाइंड करना है। NO के कंसंट्रेशन को मैंने कोई चेंज नहीं किया, एक ही रखा जो पहले था। O2 के कंसंट्रेशन को डबल किया एंड फिर मैंने रेट को डिटरमाइन किया। तो इन दैट केस क्या मिला हमें समझना, NO के कंसंट्रेशन को जब डबल किया सेकेंड प्रैक्टिकल में, तो मुझे रेट जो है ना वो 4 टाइम्स बढ़ा हुआ मिला। अब ये 2 का आंसर मुझे 4 कब मिल सकता है, सोचो जरा। ये 2 है, उसका आंसर 4 कब मिल सकता है बेटा, समझना ध्यान से। तो यहां पर रेट इज इक्वल टू क्या आएगा, NO
NO की कंसंट्रेशन में मैं यहां पर 2 लिखूं, वो आंसर हो जाए 4, ऐसा कब होगा बोलो? इसका स्क्वायर हो तब। अंडरस्टूड? क्योंकि O2 के कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखा है, फिर भी ये 4 गुना हुआ है, तो O2 के कंसंट्रेशन में हम तो कोई चेंज नहीं लाए। अंडरस्टूड? अब O2 की बारी है, NO के कंसंट्रेशन को एक ही रखो, O2 के कंसंट्रेशन को डबल करो, O2 के कंसंट्रेशन को डबल करते हैं तो ये आंसर मान के चलो डबल ही मिला। तो 2 का आंसर 2 कब आएगा? 2 की वैल्यू 2 कब रहेगी? जब ऊपर 1 हो। बोलो समझ में आ रहा है क्या किया मैंने? बेटा सुनो वापिस एक बार ध्यान से सुनो। यहां पर 2 है, 2 का आंसर क्या हो गया? 4। कब हो सकता है? यहां पर मैं 2 लिखूं, जिसका आंसर मुझे 4 करना है तो ऊपर स्क्वायर रखना पड़ेगा। यहां पर O2 की जगह मैंने 2 रखा, कंसंट्रेशन 2 मोलर, रेट मुझे 2 ही करना है, NO का कंसंट्रेशन 1 रख के, तो यहां पर मैं 2 रखूंगा, 2 का आंसर मुझे 2 ही करना है। अंडरस्टूड? तो वहां पर वैल्यू ऊपर 1 रहेगी। तो इन दैट केस मान के चलो इसको मैंने डबल किया, इसको डबल किया, ये कितना होगा आंसर में? ये कितना होगा आप मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए कि इसका आंसर कितना होगा। यदि ये इक्वेशन सही है तो NO के कंसंट्रेशन को डबल करें, ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन को डबल करें तो टोटल रेट में कितना डिफरेंस आएगा? आंसर मी इन द कमेंट बॉक्स। समझ में आ रहा है? अब बेटा आपको ऐसा लगे, यहां पर मैंने स्टेटमेंट लिखा है कि सम पावर विच में इक्वल और मे नॉट इक्वल विद द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इसमें देखो NO का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 2, O2 का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 1, और यहां पर रेट एक्सप्रेशन को देखो तो NO की ऊपर एक्सपोनेंट कितना है? 2, एंड O2 का एक्सपोनेंट कितना है? 1। मींस NO का पावर 2 एंड O2 का पावर 1 आया, जो उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है, हर अलग अलग इक्वेशन में अलग अलग हो सकता है। जैसे कि मैं आपको कुछ इक्वेशन बता रहा हूं, सुनो ध्यान से। CHCl3 मींस क्लोरोफॉर्म, क्लोरीन के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो ये बनता है CCl4 एंड HCl। यहां से हाइड्रोजन, यहां से क्लोरीन, HCl रिलीज हुआ, क्लोरीन को मैंने यहां पर डाल दिया। अब यदि मैं इसका रेट लिखूं तो मुझे रेट मिलता है यहां पर K, CHCl3 एंड Cl2। अब आपको ऐसा लगे कि सर यहां पर NO के आगे 2 मोल थे, O2 के आगे 1 मोल थे, आपने यहां पर उसे लगा दिया, चलो मान लिया, लेकिन फिर यहां पर 1 और यहां पर 1 है तो मुझे यहां पर दोनों के ऊपर 1-1 ही रखने हैं? नो, ऐसा नहीं होता है, यहां पर होता है 1/2। कैसे पता चलेगा? कोई नहीं बता सकता, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटल डेटा है, ये प्रैक्टिकली ही प्रूव किया जा सकता है। इसमें क्या किया होगा? क्लोरोफॉर्म एंड क्लोरीन का अलग अलग कंसंट्रेशन लिया होगा, क्लोरोफॉर्म के कंसंट्रेशन को डबल किया, रेट डबल मिला होगा, क्लोरीन के कंसंट्रेशन को 4 गुना किया जबकि रेट डबल हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्लोरीन के कंसंट्रेशन को 4 गुना किया, बट क्लोरीन ने रेट को कितना बढ़ाया? 2 गुना ही बढ़ाया, तो उसका क्या होना चाहिए? स्क्वायर रूट, तो 1/2 आ गया। इस तरह से एक्सपेरिमेंट कर करके हम लोग एक्सपोनेंट की वैल्यू निकालते हैं, पावर की वैल्यू निकालते हैं। दूसरी चीज यहां पर ध्यान रखिए, मान के चलो और एक एग्जांपल ले ले, CH3COO2H5 इथाइल एसीटेट, हाइड्रोलाइसिस कर लो इसका, तो यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बनेगा CH3COOH प्लस बनेगा C2H5OH इथेनॉल, तो यहां पर एसिटिक एसिड एंड इथेनॉल हमको मिल रहा है। अब इसका मुझे रेट लिखना है तो कैसे लिखूंगा बोलो? रेट इज इक्वल टू K, ये क्या है बेटा? एस्टर CH3COO C2H5 एंड यहां पर क्या है? वाटर H2O। तो इसका मतलब यह है कि यहां पर 1 और यहां पर 0 आता है। अब कैसे पता चले? अगेन वही स्टेटमेंट होगा मेरा, कोई नहीं बता सकता, रीजन ये है, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, अगेन एक्सपेरिमेंट कर करके हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं। लेकिन आपको मैं क्लू दे सकता हूं। क्या क्लू है? लेकिन क्लू जो है उसमें भी थोड़ा नॉलेज तो आपको होना चाहिए। क्या ध्यान रखना, यहां पर एक्सपोनेंट इसके साथ मैच हो गए, जबकि ये दोनों रिएक्शन में ये मैच नहीं होते। तो ये पॉइंट याद रखना जो मैं बताने जा रहा हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट वो ही उसके रेट लॉ के अंदर एक्सपोनेंट आते हैं, पावर आते हैं, तो याद रख लेना वो रिएक्शन होगा आपका एलिमेंट्री रिएक्शन।
एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर जो पावर होती है वो ही नंबर ऑफ मोल होते हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो होते हैं, ये दोनों कैसे रिएक्शन होंगे? कॉम्प्लेक्स। जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होते हैं उसमें एक्सपोनेंट एंड मोल कैसे हो जाते हैं? डिफरेंट हो जाते हैं। लेकिन एलिमेंट्री रिएक्शन कौन से एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कौन से, ये हमको पता होना चाहिए, लेकिन वो भी एक्सपेरिमेंटली ही पता कर सकते हैं। तो जो रिएक्शन आपकी बुक में दिए हैं उसे तो याद रखना ही पड़ेगा। बोलो समझ में आ रहा है? अभी तो मैंने सिर्फ रेट लॉ के बारे में बात करी है, अभी मुझे रेट कांस्टेंट के बारे में बात करनी, जिसमें एक पॉइंट मैंने बता दिया, रेट कांस्टेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है? टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। नोट करिए, फिर मुझे रेट कांस्टेंट को यहाँ पर यूनिट डिराइव करना है रेट कांस्टेंट का। चलिए जल्दी से लिख लीजिए। चलिए अब हम लोगों को बात करनी है रेट एक्सप्रेशन के बारे में। रेट एक्सप्रेशन हम लोग लिख चुके हैं, राइट? कैसे? मान के चले कि इक्वेशन ले लूं मैं, ए प्लस बी सी एंड डी, जिसमें स्मॉल लेटर्स में जो है वो नंबर ऑफ मोल है, कैपिटल लेटर्स ए एंड बी रिएक्टेंट है एंड सी एंड डी जो है वो प्रोडक्ट है। ये याद रखिए। अब इसका मुझे रेट एक्सप्रेशन लिखना है, तो हाउ वी कैन राइट इट? रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये ए एंड बी को मैं यहां पर लिखूं कि नहीं? बोलो। स्मॉल ए कैपिटल ए के ऊपर एंड स्मॉल बी कैपिटल बी के ऊपर लिख लूं क्या? नहीं बता सकते आप। तो यहां पर x एंड y लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर एक्सपोनेंट कब पता चलेगी? पता कर लो, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है कि एलिमेंट्री रिएक्शन है, राइट? ये एलिमेंट्री रिएक्शन हुआ तो इसके जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो ही पावर रहेगी, बट कॉम्प्लेक्स है तो प्रैक्टिकली बाद में देखना पड़ेगा। अब यहां पर जो x है उसे क्या बोलेंगे? तो x है उसे बोलते हैं हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल ए, एंड y को क्या बोलते हैं? y को भी बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू b। तो x है वो a के रेफरेंस में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है एंड y है वो b के रेफरेंस में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो दोनों का मैं टोटल करूं x प्लस y, तो इसे हम लोग बोलेंगे ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, या तो फिर बोल सकते हैं टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोल सकते हैं। मान के चलो x प्लस y को मैं मान लू n। अब मुझे बताइए कि x प्लस y a प्लस b के इक्वल हो सकता है? बोलो, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। x प्लस y यदि a प्लस b के इक्वल हुआ तो रिएक्शन कंपलसरी कैसा होगा? एलिमेंट्री रिएक्शन होगा। एंड x प्लस y यदि a प्लस b के इक्वल नहीं हुआ तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मानेंगे। पॉइंट याद रखना, ये सारे पॉइंट आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में बहुत यूजफुल रहेंगे। बुक में ये पॉइंट नहीं दिए हैं आपको। अब मुझे यहां पर k का यूनिट डिराइव करना है, तो एक काम करते हैं, k को मैं मास्टर कर लूं। चलो k को मैं मास्टर करूं तो यहां पर क्या बनेगा? रेट अपॉन a एंड b नीचे आ जाएंगे, तो a रेस टू x एंड b रेस टू y। मुझे बताइए ये स्क्वायर ब्रैकेट में a एंड b क्या रिप्रेजेंट करते हैं? कंसंट्रेशन। कैसा? मोलर कंसंट्रेशन। तो यहां पर और भी हम लोग तरीके से लिखे थे, रेट नीचे ये हो जाएगा आपका कंसंट्रेशन एंड ऊपर की तरफ ये a एंड b दोनों कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन ऊपर दोनों को टोटल कर लो, x प्लस y। x प्लस y को क्या बोलते हैं हम लोग? n, तो ऊपर ले लो n। ये हो गया k। अब और आगे पढ़ते हैं थोड़ा। k इज इक्वल टू, बेटा रेट किसमें हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं? रेट हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कंसंट्रेशन बाय टाइम में। तो रेट जो है उसका यूनिट आएगा कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, एंड नीचे कंसंट्रेशन रेस टू क्या है? n। तो यहां पर रहेगा कंसंट्रेशन रेस टू n तो है ही, यहां पर कंसंट्रेशन रेस टू 1 बोलेंगे हम लोग, तो इसका फाइनल k का यूनिट ऐसा बनेगा, कंसंट्रेशन रेस टू 1 है, बोलो
एंड यहां से n है, n ऊपर जाएगा तो ये बनेगा कंसंट्रेशन रेज टू 1 माइनस n एंड यहां पर बनेगा टाइम इनवर्स। ये जनरल k का यूनिट आ गया। अब हम लोगों को अलग अलग k की यूनिट लानी, जैसे कि k इज इक्वल टू कंसंट्रेशन को मोलर कंसंट्रेशन बोलेंगे एंड मोलर कंसंट्रेशन को आप कैपिटल M से लिख सकते हो या फिर मोल पर लीटर से लिख सकते हो। तो यहां पर आ सकता है आपका मोल पर लीटर रेज टू 1 माइनस n एंड टाइम इनवर्स, टाइम को मैं ले लूं सेकेंड में तो बनेगा सेकेंड इनवर्स। बोलो समझ में आ रहा है? ये जनरल k का यूनिट आ गया। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है x प्लस वाई वो क्या हो सकते हैं, तो याद रखना द वैल्यू ऑफ n, n मतलब x प्लस वाई, वैल्यू ऑफ n कैन बी 0, 1, 2, 3 एंड इट कैन बी फ्रैक्शन ऑल्सो। ये फ्रैक्शन भी हो सकता है, 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है एंड फ्रैक्शन भी हो सकता है। तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं k इज इक्वल, मान के चलो हम लोग यहां पर अलग अलग ऑर्डर के लिए k का यूनिट निकाले तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड यहां पर यूनिट ऑफ k। चलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें तो 0 ऑर्डर का रिएक्शन होगा, फर्स्ट ऑर्डर का होगा, सेकेंड ऑर्डर का होगा। ओके, अलग अलग लिखते हैं। 0 ऑर्डर है तो n की वैल्यू 0 लेनी है तो 1 रहेगा ऊपर, तो फाइनल यहां पर यूनिट क्या आएगा, मोल इनटू लीटर इनवर्स इनटू सेकेंड इनवर्स। बोलिए समझ में आ रहा है? मोल पर लीटर रहेगा, लीटर ऊपर चला जाएगा तो मोल इनटू लीटर इनवर्स इनटू सेकेंड इनवर्स। यदि मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 ले लूं तो 1 माइनस 1 ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस 1 ऊपर 0, ऊपर 0 तो ये कंसंट्रेशन की वैल्यू 1 हो जाएगी मोल पर लीटर। तो यहां पर सिर्फ बचेगा सेकेंड इनवर्स। बोलिए समझ आ रहा है? बोलो बेटा समझ आ रहा है कि नहीं? चलिए 2, यदि मैं n की वैल्यू 2 ले लूं तो 1 माइनस 2 का मतलब क्या होगा, -1। तो यहां पर बनेगा मोल पर लीटर -1 इंटू सेकेंड इनवर्स। इसको और अलग तरीके से लिखूं तो यह बन सकता है मोल इनवर्स इंटू लीटर 1 हो जाएगा। कैसे? 1 अपॉन लीटर है, ब्रैकेट के अंदर में लीटर को ऊपर लाओ तो लीटर इनवर्स होगा एंड होल रेस टू इनवर्स तो है तो -1 ये प्लस हो जाएगा तो लीटर रेस टू 1 एंड 1 लिखने का मतलब नहीं है और सेकेंड इनवर्स। इस तरह से भी आप लिख सकते हो। यदि आपका n ऑर्डर का रिएक्शन है तो ये n ऑर्डर के लिए ही है, मोल पर लीटर 1 माइनस n एंड सेकेंड इनवर्स। तो यहां पर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हमने यूनिट k के डिराइव किए हैं। आपको ये याद रखने पड़ेंगे। आपको एक गारंटी दे रहा हूं, नीट की एग्जाम हो या गुजकेट की एग्जाम हो या बोर्ड की एग्जाम हो, आप लोगों को इसकी जरूरत कहीं ना कहीं आपके 12th स्टैंडर्ड में जरूर पड़ने वाली है। गारंटेड कोई एक एग्जाम के अंदर तो यहां से सवाल आता ही है, यहां से सवाल जरूर बनते हैं। तो आपको बिल्कुल अच्छे से इसे याद रखना है। देखो क्रैम मत करो, आप लोग मेमोराइज मत करो किसी चीज को ऐसे बिना समझे। इस यूनिट को याद रख लो, फिर n की वैल्यू अलग अलग रख के आप लोग यूनिट को डिराइव कर सकते हो। तो ये बहुत आसान सी बात है, अच्छे से आप इसे डिराइव कर सकते हो। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये हो गया आपका रेट एक्सप्रेशन एंड रेट कांस्टेंट, एंड रेट कांस्टेंट के यूनिट भी मैंने बता दिए। शुरुआत हमने करी थी गैसियस स्टेट के लिए किस तरह से रेट को लिखना है वो भी बता दिया है मैंने इस लेक्चर में। उसके बाद हम लोगों ने इससे पहले कुछ चीजें मैंने बताई कि एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होते हैं, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के साथ क्या मतलब है, रेट एक्सप्रेशन का स्टेटमेंट मैंने बताया, फिर रेट कांस्टेंट के डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए यूनिट को भी डिराइव किया है। ओके, तो अच्छे से लिख लीजिए, पढ़ाई अच्छे से कर लीजिए इसे। लॉकडाउन जब ओपन होगा तब ये सारे चैप्टर का हम लोग एक टेस्ट फिजिकली भी लेंगे। अभी मैं 2-3 दिन के अंदर आपको एक टेस्ट डिक्लेयर करने वाला हूँ जो आपका सॉल्यूशन चैप्टर का होगा। उसके 2-3 दिन बाद फिर अल्कोहल फिनॉल ईथर का होगा एंड देन आफ्टर इस चैप्टर को खत्म करके इसका भी हम टेस्ट ले लेंगे। ओके।
तब तक पढ़ाई करते रहिए। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखिए। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो भी कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। यदि कोई डाउट आ रहा है तो भी कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, शेयर जरूर करना। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।